बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 186 यानी 186 में। और आज का जो टॉपिक है एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979। और ये जो सेक्शन है ये एविक्शन है सेक्शन 13, और सेक्शन 14 जो है वो डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन, यानी जो कानूनी किराएदारी में जो है वो जो बेदखली होती है किराएदार की वो डिस्कस होगा। और उसके बाद जो खाली कराना हो या जो खाली कराने का जो डिलीवरी है वो किस तरीके से जो करेंगे, तो इसका जो डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन जो है उसकी डिलीवरी जो है वैकेंट पोजीशन की वो किस तरीके से जो है वो हम एप्लीकेशन देंगे, और या जो नीड होती है उसकी जो 14 है वो डिस्कस करेगा। तो पहले हम चलेंगे 13 को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिलीवरी ऑफ वैकेंट पोजीशन, जो वैकेंट पोजीशन है उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा वो जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ 13 ये कहता है कि एविक्शन जो बेदखली है किराएदार की वो कानूनी तौर पर होगी या गैर कानूनी, यानी जिस टाइम भी मालिक चाहे किराएदार को बाहर निकाल दे, यानी इसके लिए कोई तरीक़ेकार है, कानून है किराएदारी का, या बस वो मालिक है तो किसी भी तरह किराएदार बाकायदा वो किराएदारी को फॉलो कर रहा है, कवानीन को किराया भी दे रहा है और एग्रीमेंट भी मौजूद है, और वो जब चाहे उसको बाहर कर दे, ऐसा है या नहीं, इसके लिए कोई लीगल तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक उसको निकाला जाएगा। तो वो सेक्शन 13 बताता है कि इसके लिए बाकायदा तरीक़ेकार है कानूनन, और किसी को बग़ैर कानून के वो किराएदार को मालिक मकान निकाल नहीं सकता, ये सेक्शन 13 कहता है। और इसका जो हेडिंग है वो है एविक्शन बेदखली, और फिर इसको डिस्कस किया जाता है नो टेनेंट shall be evicted from the premises in his possession except in accordance with the provision of this ordinance। यानी किसी भी किराएदार को बेदखल नहीं किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से जिस पे वो काबिज है, यानी जो वो बतौर किराएदार उस पे काबिज है। अगर वो ऐसे काबिज है तो उसके लिए कानून जो है वो इलीगल डिस्पोजिशन का कानून है 2005 का, वो प्रेमिसेस जो हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट जो है या जो द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो बतौर किराएदार उस पे काबिज है, यानी उसके कब्जे में है, वो उसमें रह रहा है, तो फिर उसको जो है इसी लॉ के मुताबिक उसको डील किया जाएगा, उसको इसी के मुताबिक निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आए और उसके सामान बाहर फेंक दे और उसको बोले बिला वजह के, और उसको बोले कि ये जो है आप खाली कर दे क्योंकि मैं मालिक मकान हूँ, आप किराएदार हैं। ऐसा नहीं है, वो है नो टेनेंट शैल बी एविक्टेड फ्रॉम द प्रेमिसेस इन हिज पोजीशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अब इसमें कमेंट्स है, वो कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, इसको मजीद एलेबोरेट किया गया है। A change of leasehold rights. Defendant being a person in possession of the premises after termination of tenancy was well covered under the definition of tenant as defined in subsection J of section 2 of Sindh Rented Premises Ordinance 1979. However, tenant had to have a landlord without whom the relationship could not exist. Person who had not acquired a right from the earlier landlord could not be included in the definition of landlord. Plaintiff had acquired the same leasehold rights, but the same were independent to the person having the same status earlier. Suit of plaintiff was decreed for possession of the subject property and rent. However, claim of damages was declined by the High Court.
अब इस पे किस डैमेजेस क्लेम किए गए थे, वो लैंडलॉर्ड की तब्दीली की वजह से या कोई और सूरत हाल थी कि वो जो ये सेक्शन 18 का भी है कि जब अगर एक मालिक मकान चेंज हो जाता है तो वो फिर जाके तब दूसरे का लैंडलॉर्ड बनेगा जब वो उसको नोटिस देगा। अगर एक बंदे ने मकान खरीदा है, उसको नोटिस नहीं देता है और वो जाके किसी और को किराया देता रहता है या वो बाकायदा किराएदार होता है, उसके बावजूद वो उस पर केस करता है और साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। और इसके लिए जो है वो लॉ है इसी पे जो 2019 MLD पेज 1797 यानी 1797 2019 MLD 1797। और हम मजीद इसी को और स्टेटमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड वाज अब ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड पर्सन नीड ऑफ लैंडलॉर्ड। अब एक बंदे को जो है जाती पर्सनल नीड के लिए मकान चाहिए, जरूरत है उसकी, उसके लिए चाहिए। सोल टेस्टिमनी ऑफ लैंडलॉर्ड वाज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश पर्सन बोनाफाइड नीड। अगर खुद मालिक ये एस्टेब्लिश करे कि उसको जाती तौर पर मकान की जरूरत है इसलिए वो खाली कर रहा है तो काफी है। If such statement of landlord was consistent with averments made in ejectment application, और वो इस ejectment application के लिए काफी है। Impugned order being in accordance with such principle of law, leave to appeal was refused by Supreme Court. Impugned order being in accordance with such principle of law, leave to appeal was refused. ये जो है अगर landlord was consistent with the requirements made in ejectment application, impugned order being in accordance with such, लेकिन अगर इसी को चैलेंज किया गया है अदर साइड से भी है तो लाजमी बात है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस अपील को रिफ्यूज किया है। लाजमी बात है अगर वो पर्सनल लीज के लिए वो उसका स्टेटमेंट सफिशिएंट है तो उसी को माना जाएगा। और ये जो है लॉ है 2018 ACMR 1441 1441। और इसी तरह रिटन एडमिशन ऑफ टेनेंसी बाय द टेनेंट, स्टेटस ऑफ पिटिशनर एज अ टेनेंट वाज एस्टैब्लिश्ड and they tried to malign the title of the respondent over the property in question, in which they could not succeed up to the Supreme Court. Conduct of petitioner demanded that they were liable to the eviction being an improper tenant. Constitution petition was dismissed accordingly. अब improper tenants का है ये जो है admission of tenancy by the tenant, और वो जो है admission करता है कि वो tenant है, और तो इस हवाले से जो है वो उसको जो है अकॉर्डिंग टू लॉ बाहर किया जाएगा, उसको बेदखल किया जाएगा। इसके लिए जो है 2017 है CLC नोट है पेज 201 201। ये 13 को हम पढ़ रहे थे। अब सेक्शन 14 पर हम आएंगे। डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन, वेकेंट पोजीशन को कैसे डिलीवर किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। नंबर 1, notwithstanding anything contained in this ordinance or any other law for the time being enforced। ठीक है, ये हर लॉ में लिखा जाता है। द लैंडलॉर्ड ऑफ अ बिल्डिंग, जो मालिक मकान है वो इसी लॉ के मुताबिक, ठीक है, और या इसी लॉ से कोई मुखालिफ लॉ के मुताबिक जो इसके अगेंस्ट ना हो। और द लैंडलॉर्ड ऑफ बिल्डिंग हु इज विडो, वो जो है वो विडो है, ठीक है, उसका शोहर जो है वो फोत हो चुका है, बेवा है। और अ माइनर, या वो जो है माइनर है, कम सिन है, हुज बोथ पेरेंट्स आर डेड, और उसके दोनों जो माँ बाप हैं वो दोनों फोत हो चुके हैं। और अ सैलरीड एम्प्लॉई, और तनख्वाहदार मुलाजिम है, ड्यू टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ, और आने वाले 6 महीनों में वो रिटायर होने वाला है, और हैज रिटायर्ड या रिटायर्ड हो चुका है। और अ पर्सन हु इज ड्यू टू अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर, या ऐसा बंदा जो 18 साल को पहुंचने वाला है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ, आने वाले 6, और हैज
अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स, या जो है 60 साल की उम्र तक वो पहुंच चुके हैं, बाय नोटिस इन राइटिंग, वो लिखत पढ़त में नोटिस देंगे किसको, किराएदार को, इन्फॉर्म द टेनेंट, और किराएदार को वो मुत्तला करेंगे, बताएंगे, दैट ही और शी, यानी ये वो कमसन या जो रिटायर होने वाला है या जो 60 साल तक पहुंच चुका है या फिर वो बेवा, यही और शी इसलिए लिखा है, नीड्स, उसको ज़रूरत है, द बिल्डिंग, वो जगह जो उनको किरायत के तौर पर दी गई है, फॉर पर्सनल यूज, ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, एंड रिक्वायर्ड हिम टू डिलीवर वेकेंट पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग विद इन सच टाइम, और इतने वक्त में जो है वो मेरे हवाले कर दिए मकान, एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो कि उस नोटिस में उसको दिया गया है, स्पेसिफाई किया है, मुख्तस किया गया है, नॉट बीइंग अर्लियर देन 2 months फ्रॉम द रिसीप्ट देयर ऑफ, और उसमें जो रिसीव किया उससे 2 महीने से पहले ना हो, प्रोवाइडेड, अब इस बात को आपने समझना चाहिए किस तरीके से एक मकान 14 में बंदा ले सकता है ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती यूज़ के लिए, यानी अगर वो बेवा हो या कमसन बच्चा और उसके दोनों वालिदैन, यानी दोनों माँ बाप जो है, दोनों का मतलब माँ बाप, वालिदैन वैसे भी दोनों होते हैं, तो जो माँ बाप वो फौत हो चुके हो या तनख्वाहदार मुलाजिम हो और वो आने वाले 6 महीनों में रिटायर हो रहा हो या वो रिटायर हो चुका हो, या ऐसा शख्स जो 60 साल तक पहुंचने वाला हो और आने वाले 6 महीनों में, या वो 60 साल तक पहुंच चुके हो, तो वो रिटर्न में एक नोटिस देगा किराएदार को कि वो बिल्डिंग उसको चाहिए ज़ाती मकासद के लिए और वो उसको खाली करे और आने वाले इतने वक्त में, और वो जो वो रिसीव, जब वो रिसीव करता है उससे 2 महीने पहले ना हो। फिर इस पे शर्त या बशर्त है कि प्रोवाइडेड दैट अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर or as the case may be has become widow or orphan, provided attain the age of 60 years or as the case may be has become widow or orphan, ये हमने बता दिया है कि वो एज इस तरह, या फिर वो विडो हो या ऑर्फन हो और वो या अटेंड कर चुके हो 60 ईयर्स को। अब नंबर 2 है, सब सेक्शन 2 है 14 का, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सब सेक्शन 1 if he is in occupation of a building owned by him in any locality। अब वो ये पहला वाला जो सेक्शन उस बंदे पर जो है वो लागू नहीं होगा, वो ये अवेल नहीं कर सकेगा अगर इसी लोकेलिटी में उसका इसी तरीके से दूसरा घर मौजूद है, और वो इससे खाली करा रहा है कि मुझे ज़ाती मकासद की, तो ये फिर ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता। वो इस किसी और ग्राउंड पे तो खाली किया जा सकता, लेकिन इस ग्राउंड पे खाली नहीं किया जा सकता। इसी तरह सब सेक्शन 3 है सेक्शन 14 का, वेयर द टेनेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग अंडर सब सेक्शन 1, अगर वो ये तमाम प्रोसेस करता है और फिर जो किराएदार है वो फेल हो जाता है कि उसको वो बिल्डिंग खाली करे, द कंट्रोलर शल, फिर मैंने बताया रेंट कंट्रोलर जो अक्सर सीनियर सिविल जज होता है, वहां वो जाएगा, एप्लीकेशन देंगे, शल ऑन एप्लीकेशन बाय द लैंडलॉर्ड इन दिस बिहाफ, जो उसने वहां पर एप्लीकेशन दी होगी या केस किया है, ऑर्डर एविक्शन ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द बिल्डिंग, वो कोर्ट से ऑर्डर लेगा इन अ समरी मैनर, वो समरी मैनर का होगा, वो कोई लंबी चौड़ी चलने के उस साथ में नहीं होगा, उस पर समरी ऑर्डर होगा खाली करने का, बाय यूजिंग सच फोर्स एज में बी नेसेसरी, और अगर कोई फोर्स भी यूज करो तो वो भी नेसेसरी हो तो उसको वो खाली कर दिया जाएगा। और इसी तरह इस पे कमेंट्स हैं, बोनाफाइड पर्सनल नीड एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट, बोनाफाइड पर्सनल नीड एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट। अब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट है और बोनाफाइड पर्सनल नीड है, तो इसके लिए लैंडलेडी हैड एलिज्ड, लैंडलेडी का मतलब है कि खवातीन है कोई जो उस मालिक मकान है, हैड एलिजली
या एलिज फेलियर ऑफ टेनेंट टू पे रेंट फॉर 7 months, 7 month तक किराया नहीं दिया है, इन डिसप्रूफ ऑफ विच टेनेंट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी पेमेंट रिसीट, जिसमें कोई रिसीट भी वो पेश नहीं कर सका। रिजल्टेंटली, उसके नतीजे में देयर वाज नो रीजन अवेलेबल टू कोर्ट, फिर कोर्ट के पास ऐसे कोई हुज्जत नहीं रहती, कोई रीजन नहीं रहता टू नॉट काउंट सेम एज डिफॉल्ट, कि उसको क्यों ना डिफॉल्ट गर्दाना जाए, यानी उसको वो किराएदार गर्दाना जाए जो किराया वक्त पे नहीं दे चुका है या उन्हें दिया ही नहीं सिरे से। अगेंस्ट टेनेंट मेकिंग हिम लायबल टू एविक्शन, यानी वो फिर इसको बेदखली का गर्दाना जाता है कि उसको बेदखल किया जाए, यानी जो उन्होंने किराया नामा भरा था उसके मुताबिक वो उसको किराया नहीं दे रहे। पिटीशन वाज अलाउड अकॉर्डिंगली, और उस लेडी का पिटीशन जो है वो अलाउ हुआ, और इसके लिए लॉ है 2017 CLC नोट पेज 86, यानी 86 पेज, ये लॉ इस पे ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह बोनाफाइड पर्सनल नीड ऑफ लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड है उसको पर्सनल नीड की जरूरत है, पर्सनल नीड है, बोनाफाइड पर्सनल नीड है। रिकॉर्ड रिफ्लेक्टेड, जो रिकॉर्ड है कोर्ट में जो आया है उससे ये मुनकिस होता है that the landlord had admitted in his evidence to have only 2 bungalows occupied by his family member and not vacant, यानी रिकॉर्ड पे ये लैंडलॉर्ड बता चुका है कि उसके पास 2 बंगलोज हैं, लेकिन वो उसके फैमिली मेंबर उसमें रहते हैं, वो खाली नहीं है। Landlord assertion in evidence that he had a large family to look after had not been shattered, और वो उसने ये भी साबित किया कि उसके चूंकि फैमिली लार्ज है इसलिए उसमें रह रहे हैं। एंड द लैंडलॉर्ड हैड सैटिस्फैक्टरी डिस्चार्ज हिज बर्डन, तो उसके एविडेंस को जो शैटर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसने क्या किया है कि उसने सेटिस्फैक्टरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो डिस्चार्ज की है, पूरी की है, यानी कोर्ट को उसने अच्छी तरीके से असिस्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ऑफ टेनेंट वाज डिसमिस्ड अकॉर्डिंगली, लेकिन इसके मुखालिफ में टेनेंट का एप्लीकेशन आया था, उन्होंने यही ग्राउंड लिया होगा कि इसके पास चूँकि 2 बंगलोज हैं और हमसे ये खाली करा रहा है, लेकिन चूँकि वो किराए पे उसने बता चुका है कि मेरी लार्ज फैमिली उसमें रह रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये खाली करा रहा हूँ, तो टेनेंट का एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हुआ है और लैंडलॉर्ड के हक में फैसला हुआ है, और वो फैसला है 2017 का, वायलार नोट का है पेज 74, वायलार 2017 नोट है पेज 74। अब इसी तरीके से इजेक्टमेंट पिटीशन वाज एक्सेप्टेड कंकरेंटली। अब कंकरेंटली का मतलब है कि नीचे जो लैंडलॉर्ड जो सीनियर सिविल जज का कोर्ट है उसने भी और जो अपील है दोनों में जो है वो इजेक्टमेंट पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो उसको कंकरेंट कहते हैं। जब फिर आप पिटीशन में जाते हैं तो आपके खिलाफ कंकरेंट जो है ऑर्डर होते हैं, यानी दो कोर्टों ने आपके साथ खिलाफ एक जैसा फैसला दिया हो। लैंडलॉर्ड वाज एन ओल्ड पर्सन ऑफ मोर देन 60 years of age। इस फैसले में ये जो लैंडलॉर्ड था, मालिक मकान था, वो बूढ़ा शख्स था और वो 60 साल को उबूर कर चुका था, क्रॉस कर चुका था। नोटिस had been served upon the tenant before filing of eviction petition, और एविक्शन पिटीशन, बेदखली की पिटीशन फाइल करने से पहले वो उसको नोटिस भी दे चुका था, जो ऑलरेडी हमने सेक्शन 13 में बताया है कि वो 14 में मैंने बताया है कि वो नोटिस देगा, वो भी कर चुके हैं। नथिंग वॉज ऑन रिकॉर्ड दैट एनी पेजरी वॉज पेड, और आप ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई पेजरी की हो। Appellate court had discussed the evidence of parties and rightly upheld the finding of rent controller, और जो appellate court है यानी जो आई कोर्ट है उसने जो है दोनों जो नीचे कंट्रोल के फाइंडिंग और एविडेंस भी देख लिए, तो जो नीचे रेंट कंट्रोलर ने फाइंडिंग दिए थे, फैसले दिया था, उसी को ही बरकरार रखा, अपहेल्ड किया, यानी उसी को बरकरार रखा।
No misreading or non-reading of evidence had been pointed out in the impugned order passed by the court below. और नीचे जो कोर्ट्स ने जो फैसला दिया तो उसमें कोई नॉन रीडिंग मिस रीडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि उसको उन्होंने जो पढ़ा जाना था पढ़ा नहीं है और जो नहीं पढ़ा जाना था वो नहीं पढ़ा हो, ऐसी कोई गलती नहीं की गई थी, ऐसी कोई चीज़ सुकम नहीं था फैसले में। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वॉज डिसमिस्ड इन सर्कमस्टांसेस, इसमें भी एग्जेक्टमेंट एप्लीकेशन के खिलाफ जो करारदार आया था वो भी डिसमिस हो गया। और ये इसके लिए लॉ जो है वो 2016 है, CLC नोट है, पेज 148 है, यानी 2016 CLC नोट पेज 148 यानी 148। अब पर्सनल बोनाफाइड नीड ऑफ लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड ने भी एक और पर्सनल बोनाफाइड नीड पे केस किया है। लॉ डिड नॉट रिक्वायर अ लैंडलॉर्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पर्सनल बोनाफाइड नीड, लॉ जो है वो कोई इस पे ये रिक्वायरमेंट नहीं होता कि वो जो है उसको प्रूफ करें, लेकिन ही हैड टू सिट idle and stay away from any activity to generate funds for himself and his family till decision of his case. Evidence of the landlord attorney had remained unshattered, and his assertion that the landlord was living in a rented house and been unrebutted. Court below, having exhaustively dealt with the factual aspect of a case, had decided the issue affirmatively as to existence of the relationship of landlord and tenant between the parties. Constitutional petition was dismissed in the circumstances. इसमें भी पर्सनल बोनाफाइड नीड जो है वो उसमें प्रूफ करके जो अदर पार्टी है उसका पिटीशन डिसमिस किया गया है। और ये है 2016 MLD पेज 1796 1796। अब इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, इस पे भी एक कमेंट्स है और लॉ है वो केसला, वो भी आप ज़ेर गौर है तो आप इस पे भी गौर करें। कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन टेनेंट कोर्ट में टेनेंट लॉ में कब आता है, जब लैंडलॉर्ड भी फैसला दे और फर्स्ट अपील भी वहाँ हो जाती है, रेंट अपील भी हो जाती है। पहले तो फर्स्ट अपील सेकंड अपील था, अब तो वो नहीं है, रेंट अपील होता है और उसके बाद जो है वो CP में आता है। एक वक्त होता था कि उसके खिलाफ रेंट केस के खिलाफ फर्स्ट अपील हुआ करती थी, फिर सेकंड अपील में आप आते थे। अब जो है रेंट अपील होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट आते हैं। इसका स्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन मैटर ऑफ केसेस अंडर सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस वाज लिमिटेड and confined only to assertion whether appellate court had not flouted the provision with regard to constitution or failed to below follow the law relating thereto। वो जो है वो बहुत महदूद है, वो खुद से या किसी और इधर उधर की लॉ से या अपने तौर से या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फैसला नहीं कर सकते। वो उसी रेंट लॉ के मुताबिक, अगर वो लॉ रेंट लॉ के मुताबिक हुआ है, सही हुआ है तो उसको अपहेल्ड करेंगे, अगर वो गलत हुआ है तो उसको उसी लॉ के मुताबिक उसी पे अमल दरामद किया जाएगा। और इसके लिए है ये 2015 है, CLC पेज 1253 यानी 1253। इसी तरीके से जो है ये सेक्शन 13 और 14 आज मैंने बड़े तफसील के साथ आपके साथ कमेंट्स किए केस लॉ के साथ। सेक्शन 13 यानी मैं ब्रीफली ये बता दूं कि यानी किराएदारी में क्या किसी को बगैर कानूनी तौर पर बेदखल किया जा सकता है? नहीं, वो 13 कहता है कि उसको कानूनी किराएदारी के तहत उसको बेदखल किया जाएगा। फिर अगर किसी को पर्सनल ज़रूरत हो तो किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो वो सेक्शन 14 है कि अगर वेडो है, बेवा है और अगर कमसन बच्चा है और उसके वालिदैन फोत हो चुके हैं और एक सैलरीड पर्सन है वो आने वाले 6 महीनों में रिटायर हो रहा है, या फिर वो रिटायर हो चुका है, या फिर वो 60 साल से ज़्यादा हो चुका है, या फिर वो 6 महीने के आने वाले 6 महीनों में 60 साल का होने वाला है, तो वो जाके किराएदार को नोटिस देगा रिटर्न में कि वो उसको खाली किया जाए और वो भी
उसको जब पहुंचता है तो उससे 2 महीने से पहले नहीं। तो अगर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो फिर वो कोर्ट में आएंगे, फिर वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन कोई भी देता है और वो जो मैंने जो रिक्वायरमेंट दी उस पर पूरा नहीं उतरता तो वो फिर इस सेक्शन में खाली नहीं कर सकते, वो किसी और में तो कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में आ सकते हैं, एरियर में आ सकते, किसी और चीज़ में आ सकते, लेकिन सेक्शन 14 में नहीं आ सकता। और इसी पे मैंने जो है आपको केस लॉ भी बताए उस पर तफसील के साथ, और उम्मीद है कि आपने जो है वो सेक्शन 13 और 14 को भी ज़हन नशीन किया होगा और केस लॉ को भी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।